यूनिट 4 जो है वो वेव्स के बारे में है। वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू डिस्टरबेंस इन द मीडियम। ठीक है, मीडियम से मुराद है सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मीडियम हो सकता है। आप उस पर कोई फॉर एग्जांपल कोई सॉलिड है, सॉलिड पे सर आप हाथ मारे ना तो आपको एक आवाज पर आपको ये सुनाई देगी। वो क्यों है? सॉलिड पे जब आपने हाथ मारा तो आपने एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस की है, उस डिस्टरबेंस की वजह से एक वेव जनरेट होगी और वो वेव साउंड वेव की फॉर्म में आपको परसेप्शन एक हियरिंग की देगी और आपको पता चलेगा कि एक साउंड वेव यहाँ से आई है। ठीक है, पानी है, पानी में आप एक पत्थर को इस तरह फेंकेंगे, स्टोन को जब पानी में फेंकेंगे वो पानी में जाके गिरेगा तो वहां पर ना रिपल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो रिपल्स जो है बेसिकली वो वाटर वेव्स हैं, वाटर वेव जो प्रोड्यूस होती हैं उस डिस्टरबेंस की वजह से जो हमने पानी में पत्थर फेंक के डिस्टरबेंस क्रिएट की है। तो किसी भी मीडियम में सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी मीडियम में जब आप डिस्टरबेंस को क्रिएट करेंगे तो वेव जो है वो जनरेट होंगी। ठीक है, उसके बाद वेव जो है ये ट्रांसफर करती हैं एनर्जी को, मोमेंटम को और इंफॉर्मेशन को। सूरज की जो रोशनी है इससे हमें एनर्जी भी मिलती है, एटॉमिक लेवल पर मोमेंटम भी मिलता है। ठीक है, और उसके अलावा इंफॉर्मेशन जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं जिसमें लाइट की मदद से कम्युनिकेशन सारी होती है, तो वो इंफॉर्मेशन है बेसिकली। वेव जो है वो मैटर को ट्रांसफर नहीं करती। ठीक है, मैटर से मुराद कोई भी मात्रा, कोई भी चीज जो ऐसी है वो वेव उनको कभी भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करवाती। यानी इसके एग्जांपल ये देख लें कि फॉर एग्जांपल आपने बाहर धूप में बाइक खड़ा किया हुआ है, किसी ने गाड़ी खड़ी की है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बाहर अगर गाड़ी धूप की वजह से किसी और जगह पे जाकर खड़ी हो और कहते हैं कि धूप की वजह से गाड़ी में फोर्स लगती थी, गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह चली गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो गाड़ी तो एक मैटर है, तो इसका मतलब है एक मैटर जो है वो लाइट या कोई भी वेव जो है मैटर को एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकती, वो सिर्फ और सिर्फ मैटर को और सिर्फ एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती है। चलिए, उसके बाद आपके कोर्स में प्रोग्रेसिव वेव्स, ठीक है, और उसके साथ है पीरियोडिक वेव्स। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव्स ऐसी वेव्स हैं जो किसी सोर्स से एमिट होने के बाद अवे फ्रॉम द सोर्स मूव करती हैं। ठीक है, ऐसी वेव प्रोग्रेसिव वेव्स कहलाती हैं, यानी वो प्रोग्रेस कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, और उसके अलावा दूसरे आपके केस में है पीरियोडिक वेव्स। किसी भी ऑब्जेक्ट की पीरियोडिक मोशन की वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो पीरियोडिक वेव्स होंगी।
यानी पीरियोडिक वेव ऐसी वेव्स हैं जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपनी मोशन को दोबारा से रिवाइज करती हैं, रिपीट करती हैं। फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग मैथ सिस्टम है, जैसे हमने चैप्टर आपने 7 पढ़ा है कि एक स्प्रिंग मैथ सिस्टम है, जब वो ऑसिलेट करता है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है। इसकी वजह से फॉर एग्जांपल एक वेव जनरेट हो रही है, ये वाली, ठीक है। इसने अपना एक यहां से यहां तक एक रेवोल्यूशन कंप्लीट की है, एक खास टाइम के बाद दोबारा अपने आप को इस तरह वही शेप आगे अपनी रिपीट करेगी। तो जो वेव इसका अपनी शेप एक खास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे, ऐसी वेव जो है वो कहलाएगी पीरियोडिक वेव, ठीक है। और ऐसी वेव की जो मोशन है वो कहलाएगी पीरियोडिक मोशन। प्रोग्रेसिव वेव जो हैं वो बेसिकली ट्रैवलिंग वेव्स होती हैं, ठीक है। और ट्रैवलिंग वेव जो है इनकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स, एक होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। और दूसरी होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है? फॉर एग्जांपल ये कोई पार्टिकल्स हैं मीडियम के, ठीक है। जब इन पर कोई फोर्स लगेगी, ठीक है, जब इन पर फोर्स लगेगी, जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के इनकी मोशन होगी अप एंड डाउन, ठीक है, पार्टिकल की मोशन। और एनर्जी की जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में होगी। पार्टिकल की मोशन अप एंड डाउन है, ठीक है, और एनर्जी की मोशन इस डायरेक्शन में है। तो इस तरह की मोशन जिसमें पार्टिकल्स की मोशन और एनर्जी की मोशन, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ऐसी वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सारी के सारी ट्रांसवर्स होती हैं, ठीक है। और इनकी शेप जो है ट्रांसवर्स वेव्स की ये वाली होती है। ये इसका इनका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, यहां तक एक वेव कंप्लीट हो गई है। मीन पोजीशन से जो ऊपर वाले पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। मीन से एक्सट्रीम तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और ये वाले जो पॉइंट है ये कहलाता है क्रस्ट। और मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन जो है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट कहलाता है ट्रफ, ठीक है। और एक कंप्लीट वेव की जो वेवलेंथ लेंथ ऑफ द वेव है वो वेवलेंथ कहलाती है, उसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक वेव कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ए कंप्लीट वेव इज आल्सो कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक हो गया। और ये वेव जो है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में से पास करती है, लिक्विड और गैस में से वेव पास नहीं कर पाती। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने एग्जांपल दिया है, लेकिन वाटर वेव जो है वो भी बेसिकली इसी फॉर्म में होती हैं, ट्रांसवर्स वेव की सूरत में ही होती हैं, ठीक है। और जो ट्रांसवर्स वेव है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में से पास करती है। उसके बाद है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जब इन पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट होता है, ठीक है, ये पार्टिकल को कभी-कभी जब प्रेशर एक्सर्ट होगा तो पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ठीक है। ये पार्टिकल इसके करीब आएगा, इसको अपनी एनर्जी देकर दोबारा वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। ये पार्टिकल इसकी एनर्जी से आगे इसके पास जाएगा, इसको अपनी एनर्जी देकर वापस चला जाएगा। तो ये पार्टिकल मीन और एक्सट्रीम पे मूव कर रहे होते हैं। कुछ पॉइंट्स पर ये पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब आते हैं, कुछ पॉइंट्स पर ये दोबारा अपनी मोशन अपनी असल पोजीशन पे वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो जब ये पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब आते हैं ये कहलाता है कंप्रेशन, यानी पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब आए हैं।
और जब वो एक दूसरे से अवे होते हैं तो ये कहलाता है रेयरफेक्शन। ठीक है, दो कंसेक्टिव कंप्रेशन और ये भी कंप्रेशन है। दो कंसेक्टिव कंप्रेशन या दो कंसेक्टिव रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के केस में वो वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव की जो एग्जांपल है वो होती हैं साउंड वेव्स। साउंड वेव बेसिकली प्रेशर वेव्स होती हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव की एग्जांपल है। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है ये पास थ्रू तीनों मटेरियल मीडियम में से पास कर जाती है। स्पीड इनकी चेंज होगी, ठीक है, लेकिन ये तीनों मीडियम में से पास करेंगे। ये स्टूडेंट्स, अगर किसी को यहां तक जो पढ़ा है कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करें। अस्सलाम वालेकुम सर मेरा क्वेश्चन पिछले चैप्टर से था। मैंने पूछना था कि सर एंगुलर मोमेंटम हमारे सिलेबस में है? नहीं, ठीक है सर, थैंक यू। ये जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक या पूछ रहा सर हूँ। आपने ये बात लिखवाई है कि ट्रांसवर्स वेव्स जो होती हैं वो सिर्फ सॉलिड्स की थ्रू पास करती हैं, लेकिन अगर हम लाइट की एग्जांपल ले लें तो पानी की भी नजर आती है। मैंने आपसे बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में नहीं है ये ट्रांसवर्स वेव, जो दूसरी है ना, जैसे वाटर वेव सरफेस पे है, ठीक है, और इस तरह की जो वेव्स हैं वो सिर्फ सॉलिड में से पास होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों मीडियम में से पास होती हैं। ये इसी वजह से मैं इसको हाईलाइट किया था कि ये जो प्रोसेस जो लाइन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए नहीं है, लेकिन दूसरी जो ट्रांसवर्स वेव्स होंगी जैसे वाटर वेव्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसमें से पास होंगी सॉलिड में से। बाकी में ना, क्योंकि मीडियम से करीब दूर जो होते हैं एटम्स, तो वो आप उनका एम्पलीट्यूड ना फौरी तौर पर डाई आउट हो जाएगा, डिक्रीज करते करते वो डिसिपेशन हो जाएगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पास करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक आप कह लेंगे कंडीशन है ट्रांसवर्स वेव्स की। उसके अलावा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में जो साउंड वेव्स के अलावा जो सेस्मिक वेव्स होती हैं, ये भी एक बात नोट कर लीजिएगा, ये जो सेस्मिक वेव्स होती हैं यानी कि जो ज़लज़ला आता है ना जिनसे, ये सेस्मिक वेव्स भी बेसिकली लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ही होती हैं। ठीक है, ये जरा वेव से रिलेवेंट कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो यहाँ पर मैंने डिस्कस किए हैं। प्रोग्रेसिव है, लॉन्गिट्यूडिनल है, ट्रांसवर्स है। ठीक है, जो स्प्रिंग मैस सिस्टम है, ठीक है, वो भी बेसिकली इस तरह की ट्रांसवर्स वेव से जनरेट करता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है इसमें, जो कुछ बच्चों मैंने आपको बताया है यही आपके एमसीक्यूज हैं। ऐसा इसमें कोई मैथमेटिकल वर्क नहीं है, ना ही कोई एमसीक्यूज वगैरह हैं। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में दोबारा बता दें। प्रोग्रेसिव वेव ऐसे वेव्स होती हैं जो अपने सोर्स से एमिट होने के बाद, निकलने के बाद अवे फ्रॉम द सोर्स मूव करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, वैसे वेव प्रोग्रेसिव वेव्स कहलाती हैं। तो सर ये पीरियोडिक मोशन जो आपने लिखा हुआ है, या क्या पीरियोडिक मोशन का पीरियोडिक मोशन और पीरियोडिक वेव्स है ना, मैंने पीरियोडिक वेव्स है। पीरियोडिक वेव्स किसी भी ऑब्जेक्ट के पीरियोडिक मोशन से जनरेट होती हैं। जैसे स्प्रिंग मैस सिस्टम की जो मोशन है पीरियोडिक मोशन है, उसकी वजह से जो वेव, उनका वेव साइकिल जनरेट होगा वो वेव पीरियोडिक वेव्स होंगी। ठीक है, Sir, for progressive waves, is it necessary to draw the waves like that or what? Progressive waves, Can we draw like any types of waves? these are electromagnetic in nature, I For think. progressive waves,
Can we draw any types of waves, or do we have to draw like kind of like small and stuff? Do you get me? You can, yes, you can draw any smaller, large wave, I think. Are Okay, you asking thank you so about? much. Are you asking about design of the wave, like the cellular transfers or Yeah. longitudinal, or size of the wave? The size of the waves, like Size of the wave can Excuse vary. me, sir. Yes. Sir, I Size of the size Hello, of sir. the wave can vary. This is also a wave. Bachchi Putana is my game. Excuse me, sir. नाम है सामने। सर सर मेरा ये क्वेश्चन था। एक मिनट ठहरिएगा जरा बच्चे, एक मिनट ठहरिए। Okay. सर मोमिन खान शायद नाम था उसका। सर इनमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हैंड रेस करते हैं, फिर उनको जब आप म्यूट करते हैं तो फिर वो इस टाइम सर आप एक एक बंदे को म्यूट किया अनम्यूट किया करें। Okay, students, size of the waves can vary, and next lecture we can I will show you how size can vary in these types of waves, and shape of the wave also always remains same, either transverse or longitudinal, but size can vary. It will be a longer wavelength or shorter wavelength depending upon number of lobes or the source from which these waves are emitting. So size can vary, but this, the design of the or shape of the wave cannot change. अच्छा बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये ओवरऑल न्यू टॉपिक है। एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसकी डिपेंडेंस जो है सामने आया तो मैं बस उधर डिलीट कर दूंगा। डिपेंडेंस जो है इसकी वो होती है इलास्टिसिटी पे, ठीक है, और इनर्शिया पे। इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी क्या होती है, जब भी साउंड वेव्स आगे ट्रेवल करती हैं ना, दो पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये दो पार्टिकल्स हैं, ब्लैक पर अगर एक फोर्स एक्सर्ट होती है तो ब्लैक जो है ये दोबारा इसके पास चला जाएगा, ठीक है। इसके पास जाएगा, वेव जो है ब्लैक से रेड में कन्वर्ट जाएंगी और आगे मूव करती जाएंगी, और जो ब्लैक है वो फिर वापस अपने असल पोजीशन में वापस आ जाएगा। किसी पार्टिकल का अपनी मीन पोजीशन पर दोबारा वापस आना इलास्टिसिटी कहलाती है। और इनर्शिया बेसिकली उसका मास, उसकी डेंसिटी है कि वो मीन पोजीशन पर आके वापस रुकेगा नहीं, बल्कि आगे मूव करता है। वो मूव करता है, रुकता नहीं है, ठीक है। इनर्शिया बेसिकली उसकी मास पे
मास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इलास्टिसिटी उसकी रिकवरी को रिप्रेजेंट करता है कि उसकी जो पार्टिकल है कोई भी, उसने अपनी इनिशियल पोजीशन को अगेन रिकवर करना है। और इसका जो फार्मूला है v इज इक्वल टू e ओवर रो, जनरल फार्मूला। E बेसिकली इलास्टिसिटी है और रो जो है ये डेंसिटी है, यानी कि ये E इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है और रो जो है ये इनर्शिया को शो करती है। इसका मतलब जिसकी इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा होगी स्पीड ऑफ साउंड उतनी ज्यादा होगी। सॉलिड्स की इलास्टिसिटी ज्यादा है, लिक्विड की इलास्टिसिटी कम है और गैस की इलास्टिसिटी सबसे कम है, जिसका मतलब है सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम और गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सबसे कम होगी। ठीक है, अब इस पे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया है, इन दोनों साइंटिस्ट को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। बच्चों यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने लिखने हैं ये सारे पॉइंट्स आपके एमसीक्यूज की फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, न्यूटन फॉर्मूला, इसमें जो यहाँ पॉइंट्स लिखूंगा वो सारे पॉइंट्स आपने एमसीक्यूज समझने हैं, पॉइंट्स आपसे ओवरऑल एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, तो आपने इनको इसलिए ऐसे याद रखना है। न्यूटन फार्मूला में न्यूटन ने आइसोथर्मल प्रोसेस यूज किया। उसने कहा कि जब साउंड वेव जो है वो पास करती हैं तो प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल होता है। आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा डेल्टा टी 0 होगा और बॉयल्स लॉ जो है वो होल्ड करेगा। ठीक है, और उसने कहा था इस केस में जो इलास्टिसिटी है वो प्रेशर के इक्वल होती है और यहां से फॉर्मूला बना था v इज इक्वल टू p ओवर रो। ठीक है, और यहाँ पर जो स्पीड ऑफ साउंड आई थी वो 280 मीटर पर सेकंड। लेकिन जो स्पीड एसटीपी पे थी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे स्पीड थी वो थी 332 मीटर पर सेकंड। और इनके दरमियान 16% का एरर आया था, एन एरर ऑफ 16% अकर्स। ठीक है, जिसकी वजह से ये कहा गया था कि न्यूटन का जो फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड के लिए वो वैलिड नहीं है, उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो उसकी जो फर्दर मॉडिफिकेशन थी वो की थी लैप्लास ने, जिसको लैप्लास करेक्शन भी कहते हैं। लैप्लास करेक्शन। ठीक है, अच्छा बॉयल्स लॉ में आपने ये याद रखना है कि बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये इक्वेशन थी, इसको यहां से याद रखिए, एक ये भी चीज थी। लैप्लास करेक्शन में लैप्लास ने सबसे पहले तो गामा का फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था। उससे पहले उसने कहा था कि टेम्परेचर जो है कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, और उसने कहा था कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है उसने कहा ये कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन इतनी तेजी से होते हैं कि हीट ना सिस्टम में एंटर हो सकती है ना लीव कर सकती है, इतनी तेजी से कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, और एडियाबैटिक की इक्वेशन थी पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये गामा का फैक्टर उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। गामा ये होता है सीपी ओवर सीबी। ठीक है, सीपी होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और सीबी होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 11 यानी नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे सीपी और सीबी से रेलेवेंट। तो उसके बाद ई जो थी इसने कहा था कि गामा पी के इक्वल है और जो स्पीड आई थी वो आई थी गामा पी ओवर रो। ठीक है, और गामा की वैल्यू थी 1.4
इसलिए डाइटोमिक गैस यूज की थी। और इससे जो फॉर्मूला इसके जो बना था वो वैल्यू आई थी 333 मीटर पर सेकंड और एसपी में भी वैल्यू थी 332 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है इसका जो एरर था 0.3% का एरर था। ठीक है, एरर फाइंड कैसे करते हैं? इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है, जो स्पीड फार्मूले से या जो एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड है, दोनों स्पीड्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 332 मल्टीप्लाई बाय 100, एरर इसका फाइंड करते हैं। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि एरर इसने इक्वेशन में कैसे फाइंड किया था। डेल्टा बी डिवाइडेड बाय 332 मल्टीप्लाई बाय 100। डेल्टा बी का मतलब है इस केस में इन दोनों को माइनस कर देंगे, इस केस में आप इन दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहां से वो एरर फाइंड करते हैं, परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये लैप्लास फ्रैक्शन थी और उसके बाद न्यूटन का फॉर्मूला था। उसके बाद आपने कुछ जो गामा की वैल्यूज हैं ये याद रखनी है। डाइटोमिक के लिए ये वाली है, ये वैल्यूज बुक में लिखी भी हुई हैं। अगर गैस मोनोटॉमिक है तो 1.7, ठीक है, और अगर गैस जो है पॉलीटॉमिक है तो 1.29। अच्छा बच्चों, ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया ओवरऑल। ठीक है, और इसमें अगर आपका यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ उसे पूछें, मेरे साथ डिस्कस कर लें वो क्वेश्चन। ये जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं ये सारी चीजें आपसे किसी न किसी फॉर्म में एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, इस वजह से आपने इसको ओवरऑल याद रखना है। ठीक है, जी बच्चों किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। जी जी। सर पहला क्वेश्चन ये है कि जो ये टेबल बना हुआ है बुक में फ्रीक्वेंसीज का, हियरिंग का, डॉल्फिन, बैट, कैट, डॉग और ह्यूमन वाला, ये मेमोराइज करना है? ये मेमोराइज कर लें। इसमें ज्यादातर ना जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है ना उनको आप याद लाजमी कर लें। वो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है। और सर जो आपने वेव वाला पढ़ाया तो बहुत शॉर्ट पढ़ाया, मतलब कि ना वो ट्रांसफर जो पीरियोडिक वेव, लॉन्गिट्यूडनल और जो उनके अंदर फार्मूलाज वगैरह वो नहीं करने फिर हमने? उनके फार्मूलाज कौन से हैं? सर वो जो ट्रांसफर पीरियोडिक वेव उसके अंदर फेज वाला था और वो दूसरे और भी पॉइंट्स थे काफी। वो फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस जो है, हाँ जी, वो इंटरफेरेंस में आपको डिस्कस करवाऊंगा। यहाँ पे दोबारा फिर इंटरफेरेंस में पढ़ाने पड़ने थे, वो छोड़ दें, वो इंटरफेरेंस में क्लियर होगा सब कुछ। ओके पाथ सर, डिफरेंस, फेज डिफरेंस मैं वहां बताऊंगा आपको। ठीक हो गया। और सर तीसरा क्वेश्चन था कि ये जो हमने पढ़ना है स्पीड ऑफ साउंड, ये बस इधर तक इंक्लूड है या फिर वो टेम्परेचर वाली डेरिवेशन नहीं आगे? नहीं, वो है सारे, वो सारे पढ़ने, असल तो वो चीज है। ओके सर, थैंक यू सर। जी बच्चों किसी और का कोई क्वेश्चन? जी स्टूडेंट किसी और का कोई क्वेश्चन है? कोई, मैंने अनम्यूट किया सबको, कोई भी क्वेश्चन? सर रो की वैल्यू क्या है सर? रो की वैल्यू एक्सक्यूज मी सर लास्ट प्रीवियस चैप्टर से मेरा क्वेश्चन है। जी
और सर उसमें ये कि वहाँ पे ना पीएमसी में मेंशन नहीं था लास्ट टाइम भी एंगुलर मोमेंटम वाला ना, तो एक क्वेश्चन वहाँ से आया था जो कॉपलर इफेक्ट से, तो उस वक्त T = KR² वाला जो फार्मूला है, तो उससे लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आ चुका है ना, तब भी यही सेम सिलेबस था। तो हमें वो कॉपलर इफेक्ट वाला फार्मूला करना है मास की टर्म में और रेडियस की टर्म में। एक मिनट, कौन सा फॉर्मूला कह रही हैं आप? सर वो कॉपलर इफेक्ट वाला T = KR²। इफेक्ट कौन सा है? मैं इफेक्ट नहीं समझा। कॉपलर इफेक्ट आई थिंक बोलते हैं इसको, T = KR² वाला जो फार्मूला है सर उसमें ये केपलर केपलर थर्ड लॉ, केपलर के जो लॉज हैं वो केपलर के लॉज नहीं बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स तक तो वो आते नहीं है केपलर के लॉज। सर मेरा ये क्वेश्चन है, आपने कहा कि ये जो वेव्स हैं ये पार्ट मैटर को मूव नहीं कर सकती। हाँ जी। इस टॉपिक में आपने कहा कि ये आप मार्कर्स की जो आपने एग्जांपल दी कि एक मार्कर रेड मार्कर मूव हुई है, फिर वो ब्लैक के ऊपर से गुजरेगी, फिर ये मेन पोजीशन पर वापस लौट आएगी। ये यहाँ पर फिर तो मूव हुए हैं ना पार्टिकल्स, आपने कहा मूव होते हैं। मैंने ये कहा था, इसको दोबारा सुनो, ये पार्टिकल्स हैं दो, ठीक है। इस पार्टिकल पर एक वेव प्रेशर एक्सर्ट हुआ है, ठीक है ना। प्रेशर एक्सर्ट हुआ है ना, तो ये पार्टिकल जो है इसके पास से दूसरे पार्टिकल के पास गया है, ठीक है। तो वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत है। ये पार्टिकल सारे मीडियम है, ठीक है ना। वेव इस पार्टिकल पर आएगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक है। ये पार्टिकल जो है सेकंड पार्टिकल पास जाएगा, वेव फर्स्ट से सेकंड में ट्रांसफर होगी, इसी तरह ये पार्टिकल वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। और वेव जो है वो पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर होके आगे मूव करती रहेगी, पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन में दोबारा वापस आते रहेंगे। ये इलास्टिसिटी कहलाती है। और जो मैटर की बात है, मैंने ये कहा था कोई वेव है, फॉर एग्जांपल आपने धूप में खुद खड़े हो जाए, इंसान में तो एक मैटर ही है ना, आप खुद खड़े हो जाए, क्या सूरज की रोशनी आपको कभी पुश करती है, पुल करती है? कभी आपको ऐसा फील होगा कि सूरज की रोशनी आपको धकेल रही है, चल भाई इथों निकल, ऐसा नहीं होता। नहीं सर, सूरज की रोशनी या कोई भी जो एनर्जी है ना, वेव है, वो कभी भी आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकती। हाँ, कई बच्चे ये पूछते हैं कि वो एक पानी की कश्ती बना के, ठीक है, पानी में रिपल्स प्रोड्यूस के ऊपर कश्ती रखे तो कश्ती एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो वो बेसिकली वेव पानी को उसको नहीं लेके जाती। पानी जो है वो खुद एक मैटर है। जब आप रिपल प्रोड्यूस करते हैं तो जो वाटर है वो हिलता है, वाटर के हिलने की वजह से जो वेव कश्ती है ना वो आगे मूव करती है, पानी उसको लेके जाता है, या अगर हवा चल रही है वो उसको आगे लेके जाती है। पानी पे जो वेव प्रोड्यूस होगी वो कभी उस कश्ती को एक जगह से दूसरे पर लेके नहीं जाएगी। अगर वो करवाएगी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही करवाएगी। ये चीज सर आपने कहा कि धूप में खड़े हो जाएं तो कोई यानी कि धूप हमें धकेल नहीं सकती, और इधर आपने कहा कि मीडियम की जरूरत होती है वेव को, जिसकी वजह से पार्टिकल मेन पोजीशन से आगे मूव करते हैं और दोबारा मेन पोजीशन पर लौट आते हैं। धूप को तो की जो लाइट है, जो लाइट एनर्जी है, उसे तो किसी मीडियम की जरूरत नहीं, तो वो किस तरह धकेलेगी? नहीं देखें, बात सुने, जिसे अगर आपने ना एटॉमिक लेवल पे समझ रहे हैं, एक एटम है ना, मैं एक एटम, मेरे ऊपर जब एनर्जी, मैं एटम हूँ, मैटर हूँ, मेरा मास भी है। जब ये लाइट मेरे ऊपर फॉल करेगी ना, मैंने इस लाइट की एनर्जी लेनी है, ठीक है। मैं एनर्जी की वजह से मैं खुद मोशन करूंगा, उसकी एनर्जी की वजह से मेरी कुछ मोशन होगी, मैं आगे चल पड़ूंगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि मैं मैटर था, इस वजह से मैं चल पड़ा, ठीक है। सर ये चीज जो है ना, मैं बताता हूँ, ये चीज एटॉमिक लेवल पे जाके आपको ऑब्जर्व होगी। यानी आप एक गाड़ी को देखेंगे ना, गाड़ी के जो एटम्स हैं, जिस मटेरियल से बनी है, उसके जो एटम्स हैं वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी स्पीड को कम या ज्यादा करते हैं, ठीक है। यानी कि ये एनर्जी जो है मैटर में जाके, मैटर को एनर्जी मिलती है, वो आगे मूव करता है, वो अपने मास। सर एनर्जी तो पार्टिकल, जो उसका लाइट का पार्टिकल नेचर है उसकी वजह से होती है कि फोटॉन जब स्ट्राइक करते हैं नहीं, एनर्जी पार्टिकल नेचर नहीं, एनर्जी वेव नेचर की वजह से मिलती है। फोटॉन एक वेव की जब वो कोलाइड करेगा वो पार्टिकल है, लेकिन जब वो मूव करता है वो एनर्जी है। और उसकी जो वेव है ना, उसकी बेसिकली वेव के अंदर एनर्जी है, पार्टिकल के अंदर एनर्जी नहीं है। पार्टिकल के पास मोमेंटम होता है, ठीक है, और वेव के पास एनर्जी होती है।
तो जब वो टकराएगा अपनी एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो उस वजह से फिर अगला जो मैस है ना वो अपनी स्पीड को कम या ज्यादा करेगा, जिसकी वजह से हम सर जब वो एनर्जी और मोमेंटम दोनों ट्रांसफर कर रहा है तो फिर हम एक ही वक्त पर ये कैसे कहते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वहां पर लाइट का पार्टिकल नेचर है, वहां पर तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना, काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ आ रहे हैं, वो तो सिर्फ कोलाइड करके उनको बाहर निकाल देता है ना, एनर्जी भी ट्रांसफर हुई, मोमेंटम भी ट्रांसफर हुआ। हाँ ठीक है, वो मैं बताता हूँ। वो चीज एक ना थोड़ा डिफरेंट है, वो डिफरेंट इस तरह है कि हम उसको वेव नेचर पार्टिकल नेचर दोनों के बेस पे पढ़ते हैं। हम ये कहते हैं कि जो वेव गई है अगर ये एज ए वेव बिहेव करेगी उसकी इंटेंसिटी जो है ना वो सेम रहनी चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, जो एनर्जी बाहर आ रही है, जो जा रही है, लेकिन उनकी इंटेंसिटी सेम नहीं रहती। यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है पार्टिकल और वेव नेचर जो है वो डुअलिटी जो है ना वो इस कॉन्ट्राडिक्शन को खत्म करती है। आप अभी ना उस तरफ ना जाए, वो एटॉमिक लेवल पे वो और चीज है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है अगर आप उनको डुअल नेचर को देख के करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपने वेव है तो आपने ये देखना कोई भी एक वेव है उसके पास एनर्जी है, उसने ये एनर्जी किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करके उसको मोशन करवानी है, ठीक है, लेकिन खुद से वो धक्का लगा के उसको वेव एज ए होल किसी चीज को धक्का नहीं लगा सकती। वेव किसी से टकराएगी, अब्सॉर्ब होगी, उसकी एनर्जी से अगला मैस जो मूव कर सकता है। और सर पहले आपने ये भी तो लिखा था कि वेव मोमेंटम ट्रांसफर करती हैं। हाँ करती है। तो फिर अभी आपने कहा कि मोमेंटम पार्टिकल के पास होता है। सर हमने भी पूछना क्वेश्चन। यार वो पार्टिकल देखो फोटोन है, पार्टिकल जो है वो फोटोन है, फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, ठीक है। जिसकी मोशन है ना, जिसके पास मोशन है उसका मोमेंटम लाजमी है, और जब ये पार्टिकल किसी चीज से टकराएगा ये अपना मोमेंटम उसे ट्रांसफर करेगा। P = h/λ पढ़ते हैं ना, h/λ, ठीक है ना। जो चीज मोशन कर रही है उसके पास मोमेंटम है। एक पर्सन है वो भागता भागता किसी दूसरे के साथ टकराता है, ठीक है, जो बंदा खड़ा है जिसके साथ टकराया है वो क्या होता है, एकदम ये आगे को होता है या आगे को भाग पड़ता है या आगे जाके गिरता है। उससे गिरने की वजह क्या है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल था वो पर्सन, मैं आप में टकराता हूँ, आप आगे की तरफ निकलते हो या आगे जाके गिरते हो। उसकी रीजन ये है कि जब मैं भाग रहा था तो मेरे पास मोमेंटम था, जब मैं आपसे टकराया, ठीक है, मैंने आपको पुश किया और मेरा मोमेंटम आप में ट्रांसफर हुआ और आप आगे मूव करना शुरू कर गए। तो फिर हम मोमेंटम ट्रांसफर पार्टिकल की वजह से कहेंगे या वेव की वजह से कहेंगे, ये समझ नहीं आ रही सर। अगर आप यार डुअलिटी में देखते हो फिर पार्टिकल की वजह से, डुअलिटी में देखें यानी कि क्वांटम फिजिक्स के अंदर जो मॉडर्न फिजिक्स है, हाँ उसलिए आपसे देखोगे फिर पार्टिकल नेचर जो है तो फॉलो कौन सी करनी है सर हमें, मोमेंटम जो मॉडर्न फिजिक्स है यही क्लासिकल फिजिक्स? अगर तो आपको स्पेसिफिकेशन वो देते हैं पार्टिकल डुअलिटी की, ठीक है, फिर आप वो पार्टिकल नेचर यूज करेंगे। अदरवाइज सिंपल अगर वेव का कॉन्सेप्ट है तो वेव में याद रखेंगे क्योंकि वेव मूव कर रही होती है, कोई भी पार्टिकल है या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है उसके पास मोमेंटम लाजमी होगा, उसकी पार्टिकल नेचर की वजह से ही होगा। जो बात है वो क्लासिकल फिजिक्स की है, आप जो बात कर रहे हो ना वो क्वांटम फिजिक्स की है, मॉडर्न फिजिक्स की है। ठीक सर। सर मेरा ये सवाल है सर के वेलोसिटी का रो के साथ इनवर्स रिलेशन है सर? सर मेरा ये क्वेश्चन पूछे क्या है सर स्पीड ऑफ साउंड का सर रो के साथ इनवर्स रिलेशन है सर? वो मैं अभी आप अभी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है सर। सर हमारी बुक पे लिखा हुआ है कि फ्लूइड्स में जो है उसमें जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो वहां प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। देन सर वाटर भी तो फ्लूइड है, उसमें तो ट्रांसवर्स वेव्स सर्फेस पे होती है ना? फ्लूइड होता है या लिक्विड या गैस या दोनों, तो वो कोई स्पेसिफिक कंडीशन में होता है कि किस में से इन्होंने पास करना होता है। सर लैम्डा और λ/2 में डिफरेंस क्लियर करते हैं। क्या चीज? लैम्डा और λ/2 में डिफरेंस क्लियर करते हैं। लैम्डा पूरी वेवलेंथ है, λ/2 हाफ ऑफ वेवलेंथ है। सर आपने राइट कॉर्नर पे कौन सा फार्मूला लिखा है? ये फार्मूला नहीं है, ये मैंने आपको गामा जो है ना इसके वैल्यूज लिखी हुई है यहाँ पर।
सर अगर मैंने आपको अनम्यूट किया, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए से ले बी तक जो है ये लैम्डा होता है, ठीक है। ऐसे यूं भी कह सकते हैं, ये दो वेव्स हैं और क्रस्ट से जो डिस्टेंस है वो लैम्डा होता है, या ट्रफ के साथ जो डिस्टेंस है वो लैम्डा होता है। वेवलेंथ की दो डेफिनेशंस हैं, ठीक है। और स्टार से ये सेंटर है, यहाँ पर आधी वेव हो जाती है, तो इसे पॉइंट सी कहें। पॉइंट ए से सी तक का जो डिस्टेंस है ये λ/2 होता है, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लें, जैसे मैंने क्वेश्चन किया था तो मैं आगे पढ़ाने लगा हूँ। हम पढ़ेंगे जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड के जो इफेक्ट होते हैं वो फैक्टर्स हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहला फैक्टर है प्रेशर, बल्कि पहले मैं फॉर्मूला आपको लिख दूं। ये जो फैक्टर्स हमने डिस्कस करने हैं ये इसी फॉर्मूले से करने हैं, क्लास वाले से, ठीक है। पहला है प्रेशर। जब भी कोई इक्वेशन आपने पढ़नी है ना, इक्वेशन को पढ़ने का ये तरीकाकार है, हम कहते हैं एक चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट नहीं होती, ठीक है। प्रेशर के केस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है, प्रेशर जो है टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स होंगे, इसका मतलब है प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और वॉल्यूम और डेंसिटी जो है रो इज इक्वल टू m ओवर v एक दूसरे के इनवर्स है, तो रो इंक्रीज करेगी। इसका मतलब जितना प्रेशर इंक्रीज करेगा उतनी डेंसिटी इंक्रीज करेगी। अगर प्रेशर 2 टाइम्स है, डेंसिटी भी 2 टाइम्स है, तो ये 2 से कैंसिल, तो इसका मतलब है प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा स्पीड ऑफ साउंड पे, ठीक है। पहला केस हो गया प्रेशर। सेकंड केस है डेंसिटी। डेंसिटी में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है और गैमा की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तब डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, ऑक्सीजन की डेंसिटी 16 टाइम्स ग्रेटर है हाइड्रोजन से, ठीक है। ये चीज आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, ये एनईटी का एमसीक्यू है, ठीक है। ऑक्सीजन की डेंसिटी जो है 16 टाइम्स ग्रेटर है हाइड्रोजन से, इसका मतलब है हाइड्रोजन पे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 4 टाइम ग्रेटर होगी ऑक्सीजन से। सेकंड हो गया डेंसिटी। थर्ड है टेम्परेचर। टेम्परेचर के दो केसेस हैं। एक टेम्परेचर होता है Vt इज इक्वल टू V नॉट प्लस 0.61 T, ठीक है। ये बताता है कि 1 डिग्री सेल्सियस, ये बताता है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो स्पीड ऑफ साउंड जो है 0.61 टाइम इंक्रीज करेगी। यानी ये जो टेम्परेचर है ना स्मॉल टी वाला, ये डिग्री सेल्सियस को डिनोट करता है। ये फॉर्मूला उस वक्त वैलिड है जब आप डिग्री सेल्सियस में उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला है V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल T के, ठीक है। और ये कैपिटल T वाला जो टेम्परेचर है ये केल्विन में है,
ठीक हो गया। इसका मतलब है स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं V2 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू 273 प्लस T डिवाइडेड बाय T। ठीक है, इसका एक एमसीक्यू मैं आपको करवाऊंगा, उससे आपको बात फर्दर जो है वो क्लियर भी हो जाएगी। ये 3 केसेस आपके एफएससी में जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3 केसेस हैं, लेकिन कुछ फेडरल के अंदर 2 केसेस और हैं, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं, उनको जरा देखिएगा। चौथा केस है ह्यूमिडिटी, जिसे आप मॉइस्चर या नमी कहते हैं। स्पीड जो है साउंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ह्यूमिडिटी के। उसकी रीजन ये है कि ह्यूमिड एयर की जो डेंसिटी है वो लेस होती है ड्राई एयर से। ठीक है, डेंसिटी लेस होगी तो ह्यूमिड एयर में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ड्राई एयर। 5 है विंड। अगर आवाज जा रही है, साउंड एक जगह से दूसरे का ट्रेवल कर रही है तो साथ हवा चल रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पहले भी डिस्कस हुआ है। फॉर एग्जांपल हवा इस डायरेक्शन में जा रही है, ये W विंड है, और ये स्पीड ऑफ साउंड, साउंड वेव इस तरफ जा रही है। ठीक है, अगर दो वेव सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है, इनको माइनस करेंगे। और सेकंड केस है अगर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो इनकी जो वेलोसिटी होगी वो एक दूसरे में ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये बच्चों 5 केसेस थे जिन पर ये वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है। इनको जरा नोट कर लें, इनके कुछ पॉइंट्स वगैरह बस एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं एक दो। ये जो चीजें बच्चे मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो सारी के सारी एमसीक्यूज हैं, वो कोई चीज भी आपसे एमसीक्यूज में किसी भी फॉर्म में पूछी जा सकती है। प्रॉब्लम हम करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड एक है 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है 401, 104, चार्ली है 101, डेल्टा नन ऑफ दीज। उसके बाद एक एमसीक्यू है,
जी स्टूडेंट्स, ये 2 एमसीक्यूज हैं फिलहाल, इनके आंसर आपने देने हैं। सर ये प्रेशर वाला फैक्टर फिर एक्सप्लेन कर दे। जी प्रेशर वाला फैक्टर फिर एक्सप्लेन कर दे। एक मिनट सर, विंड का आपने जो लिखा है, जब विंड की डायरेक्शन में जा रही है साउंड, तो आपने इसमें सब्ट्रैक्ट क्यों किया? इसमें ऐड नहीं होना चाहिए? रिलेटिव वेलोसिटीज है ना, रिलेटिव वेलोसिटी माइनस नहीं होती। नहीं, लेकिन रिलेटिव टू व्हाट? जो मतलब किसी एक रेफरेंस पॉइंट को आप ले लें, उसके हिसाब से तेज हो जाएगी। एक मिनट, रिलेटिव वेलोसिटी जो है, मुझे आपकी क्वेश्चन में देखने दें। रिलेटिव वेलोसिटी में अगर सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होती हैं। या सर आप सही कह रहे हैं, माइनस वो तो आपस में रिलेटिव होते हैं ना, लेकिन अगर आप एक कोई रेफरेंस पॉइंट बना दें एक मिनट तो उसके सर ये एमसीक्यू चैप्टर नंबर 2 में भी था, उसमें भी जब रिलेटिव वेलोसिटी जब दोनों कार ऑपोजिट आ रही होती हैं तो फिर उनकी वेलोसिटी डबल हो जाती है। वो तो बात मैं समझ गया हूँ, वो बात ठीक कह रहे हैं आप कि क्या कहते हैं, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो ऐड होती है, लेकिन यहाँ पे हम उन दोनों वेव्स के आपस में तो नहीं ऐसे डिस्कस कर रहे। मैं आपको अपने ये चीज मैंने लिखी है ना, वो ठीक है। आपकी बुक में क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू समथिंग होती है। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू साउंड कहूंगा ना, तो ये माइनस साइन या प्लस साइन एज इट इज आएगा। विद रिस्पेक्ट टू साउंड है। आपकी जो बुक है ना, उसमें वो कहता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करते हो, ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। अब बात समझ आई? जी सर, हाँ, मैं ये पूछता कि रेफरेंस अगर आप ले रहे हैं उसको किस पॉइंट से देख रहे हैं, किससे रिलेटिव? अगर रेफरेंस पॉइंट स्पीड ऑफ साउंड है रेफरेंस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ साउंड हम देखना चाहते हैं, ये माइनस होगी या ये माइनस होगी, ये प्लस होगी। ठीक है, लेकिन आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर ले रहे हो ना, फिर वो आपके वाला है कि ये ऐड होंगे, ये माइनस होंगे। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका मतलब है कि ये इंक्रीज होगी स्पीड ऑफ साउंड, अगर ये दोनों जी सर, हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू। ये डिक्रीज होगी। वो रेफरेंस पॉइंट आपका इसलिए आज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। बुक में जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो इसे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही कर लें। सर ये जो पहला एमसीक्यू आपने करवाया, ये दोबारा बता दें, मुझे स्टेटमेंट नहीं समझ आई, मैंने सुना नहीं, सॉरी। 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे स्पीड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो स्पीड है, इनकी रेशियो किसके इक्वल होगी? बताएं। 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एटीएम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे स्पीड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो स्पीड है सेम होगी, क्योंकि प्रेशर तो डिपेंड ही नहीं करता स्पीड पे। हाँ वेरी गुड, प्रेशर पे इस पे डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, तो दूसरे का 900 आना चाहिए। क्या दूसरे का 900 नहीं आना चाहिए? दूसरे का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ बच्चों। इसका ये जो है ना, इसका एक तरीका का तो ये है कि आपको जो फार्मूला मैंने लिखा था, दोनों की केल्विन का टेम्परेचर है ना, ठीक है, आपका आंसर केल्विन में आ रहा है, तो आप वो केल्विन वाले को स्टेटमेंट लिख के उसको आपस में डिवाइड करके V2 और V1 से फिर सॉल्व करें। एक तो वो तरीका कार है। एक मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। ये शॉर्टकट मेथड आपने याद रखना है और ये सिर्फ केल्विन के लिए वैलिड है। ठीक है, T ऑफ केल्विन इज इक्वल टू n स्क्वायर T ऑफ K। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ये जो ट्रिपल है ना, ये बेसिकली n है, और ये जो है ना, इसको आप T डैश कहते हैं। ठीक है, ये T ऑफ K है। तो देखें n क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय, ये हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 में हम ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 300। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2700 केल्विन आएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो यहाँ से केल्विन में आ जाएगा।
सर ये जो हम देखें जैसे अब 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं ना तो हमारे पास आता है 300 केल्विन। अगर 300 केल्विन, अब जिस तरह हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे स्पीड इंक्रीज होगी, तो हमने ट्रिपल कर दिया जो साउंड की स्पीड को, और इधर से हम कितना करेंगे 300 का कि वो ट्रिपल हो जाए, तो 900 करेंगे तो स्पीड ट्रिपल होगी ना सर, 900 केल्विन, तो इतना क्यों नहीं हो सकता? मैं समझा नहीं, आपकी बात दोबारा बताएं। सर जैसे अभी हमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 300 केल्विन आ जाएगा। अब उसने हमें कहा कि किस टेम्परेचर पे ना जो वेलोसिटी है वो इसकी ट्रिपल हो जाएगी, तो वेलोसिटी टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब 300 पे तो एक है, अगर 300 का हम 300 को 3 से गुणा देंगे तो इसका ट्रिपल ही बन जाएगी ना, तो फिर 300 नहीं आना चाहिए और 900 नहीं आना चाहिए। सॉरी, तो आप ये कह रहे हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस जो है वो केल्विन में 300 है, और अगर करना है तो टेम्परेचर 3 टाइम ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? हाँ जी। देखें टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो है √3। यहाँ से आप कैसे 900 करेंगे, करके दिखाएं मुझे। सही, ओके गॉट इट। सही है ना, वो अप्लाई नहीं होगा आपका कॉन्सेप्ट, उसको वक्त अप्लाई होता है जब ये दोनों रिलेशन लीनियर हो, जब ये नॉन लीनियर होंगे तो फिर नहीं अप्लाई होगा, ठीक है? तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको पढ़ें, कोई प्रॉब्लम हो तो कल डिस्कस कीजिएगा। अब आपका लेक्चर का टाइम खत्म है, कल इंशाल्लाह हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और उसके अलावा जो वो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं स्टेशनरी वेव, स्ट्रेस स्ट्रिंग वाले, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। पॉइंट्स अपने रख लें, कल इंशाल्लाह इनको डिस्कस कर लेंगे अगर आपको फर्दर कंफ्यूजन हो।